नमस्कार दोस्तों, पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं। आज का टॉपिक है आरक्षण को लेकर। अगर आपने इस पूरे वीडियो को सही से देख लिया तो मेरा आपसे वादा है उसके बाद आपको ना कुछ देखना पड़ेगा आरक्षण के मुद्दे पर, ना ही आपको अन्य कहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस आरक्षण टॉपिक पर जो मुद्दे कवर करेंगे उनकी थोड़ी झलक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे पहला जो टॉपिक के अंदर रहेगा उसमें आप जानेंगे कि भारत में आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, और दूसरे टॉपिक के अंतर्गत आप जानेंगे कि भारत में आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दिया गया। दोस्तों, जाति व्यवस्था पर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा तीसरा मुद्दा रहेगा वो रहेगा मंडल आयोग क्या था तथा इसकी रिपोर्ट क्या थी। और जो चौथा मुद्दा रहेगा वो रहेगा क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, कि रिजर्वेशन क्या एक फंडामेंटल राइट है। और अंत में जो पांचवा रहेगा वो रहेगा क्या आरक्षण को सरकार खत्म कर सकती है अथवा नहीं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आरक्षण को एकदम जीरो लेवल से, बहुत ही वृहद और सारगर्भित तरीके से। दोस्तों, अगर आपने भारतीय स्वतंत्रता इतिहास को पढ़ा होगा तो ये जरूर सुना होगा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। इसी के तहत अंग्रेजों ने भारत में एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू एक रहे तो भारत में शासन करना लगभग मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हिंदुओं को अलग करना जरूरी है। वे जानते थे कि हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था के तहत विद्यमान ऐतिहासिक भेदभाव रहा है उसके आधार पर ही हिंदुओं में फूट डाली जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1932 में उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड जारी किया। इस अवार्ड में उन्होंने बड़ी चतुराई से हिंदुओं में दलित जो थे उनको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का दर्जा देकर उन्हें हिंदुओं से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और कहा कि चुनाव में अब इनके लिए भी सीटें आरक्षित होंगी, रिजर्व होंगी। साथ में यह भी कहा कि उनका इलेक्शन जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल करेगा। इससे ये होगा कि कुछ सीटों पर दलित ही इलेक्शन लड़ेंगे और उसे दलित ही वोट करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कम्युनल अवार्ड पूरा जारी किया। दोस्तों, गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उन तक ये खबर जैसे ही पहुंची कि हिंदुओं में भी अंग्रेज इस तरह से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं तो गांधी जी ने जेल से ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, जिसका मतलब था अगर इस कम्युनल अवार्ड की वापसी नहीं हुई तो गांधी जी मरते दम तक ये अनशन जारी रखेंगे। गांधी जी समझ रहे थे अगर हिंदुओं में भी फूट पड़ गई फिर भारत में आज़ादी मिलना लगभग एक स्वप्न की तरह ही रह जाएगा। उधर डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता के रूप में उभर रहे थे। वो खुद भी एक पिछड़ी महार जात से आते थे। उन्होंने लगातार जाति के मुद्दे को तथा उसमें व्याप्त छुआछूत के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। उनका मानना था कि भारत को आज़ादी मिल भी जाएगी तो क्या फ़ायदा जब तक कि भारत के दलित भाई बहनों को उनके अधिकार नहीं मिल जाते। दोस्तों, कई नेताओं के माध्यम से आखिर में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसमें कई प्रावधान किए गए, उसे आप थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे इस पैक्ट में कहा गया था, जो पूना पैक्ट था, कि जैसे कम्युनल अवार्ड जो है उसका जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो समाप्त किया जाएगा। अब दलित हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही माने जाएंगे। हाँ, उनको प्रांतीय विधानमंडल सहित शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। साथ ही प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनमें भी उनको रिजर्वेशन या प्रतिनिधित्व मिलेगा। यहीं से कांग्रेस ने दलितों के आरक्षण को एक वैधानिक रूप दे दिया था लीगल तौर पर, और स्वीकार कर लिया था कि जो ये दलित भाई हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भारत में आज़ादी से पहले ही अनुसूचित जाति जो SC तथा अनुसूचित जनजाति जो ST उनका आरक्षण लागू हो गया था। दोस्तों, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ 1951 में तब आया जब मद्रास प्रांत ने यह जो SC ST का आरक्षण था उसे लागू कर दिया, और उसको एक महिला थी चंपकम दोराई राजन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। किस आधार पर? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के आधार पर। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इस आधार पर आरक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो जाति के आधार पर दिया गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने अपना निर्णय चंपकम दोराई राजन के पक्ष में कर दिया और कहा कि आरक्षण फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करता है, इसलिए इसे रद्द होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन कांग्रेस तो पहले ही वादा कर चुकी थी आरक्षण देने का, इसलिए उस समय नेहरू जी की सरकार ने संविधान में पहला अमेंडमेंट या संशोधन करवाया।
दोस्तों इस अमेंडमेंट के माध्यम से एक नया आर्टिकल संविधान में ऐड किया गया, आर्टिकल 15 क्लास 4, और इसमें लिखा गया कि राज्य अनुसूचित जाति एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी तथा जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। दोस्तों तो इस प्रकार एससी तथा एसटी के आरक्षण को सरकार ने बचा लिया संविधान संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। लेकिन आप में से एक बात का क्या ध्यान दिया किसी ने कि आर्टिकल 15 क्लास 4 में एक शब्द जोड़ा गया था, पिछड़ा वर्ग, लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग कौन है उसकी जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों 1953 में नेहरू ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था काका कालेलकर आयोग। इसको काम दिया गया कि आप पता करके बताएं कि पिछड़ा वर्ग भारत में आखिर है कौन। लेकिन यह आयोग स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि भारत में पिछड़ा वर्ग रियलिटी में है कौन। दोस्तों धीरे धीरे समय बीता, लेकिन यह प्रश्न अभी तक भारत में बना हुआ था कि पिछड़ा वर्ग कौन है। 1979 में जनता पार्टी ने, मोरारजी की भाई की सरकार थी, उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाया जिसे हम मंडल आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष बिहार के पूर्व सीएम बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इसको भी यही काम सौंपा गया कि आप पता लगाकर बताइए कि भारत में पिछड़ा वर्ग आखिर में कौन है। दोस्तों इस मंडल आयोग ने लगभग 3743 जातियों का अध्ययन किया और 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें कहा गया कि भारत में जो पिछड़ी जातियां हैं वही भारत का पिछड़ा वर्ग हैं, जिसको नाम दिया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। लेकिन जनता पार्टी की सरकार इस रिपोर्ट को लागू करने से पहले ही गिर गई थी, सत्ता से चली गई थी। अब आई 1990 में केंद्र सरकार की वीपी सिंह सरकार। उसने क्या किया, उसने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों इस तरह 1990 तक भारत में एससी को 15%, एसटी को 7.5% तथा ओबीसी को 27% आरक्षण या रिजर्वेशन मिल चुका था। दोस्तों वर्ष 1991 में कांग्रेस की नरसिंह राव की सरकार आई। उसने अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनको नाम दिया ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनको भी 10% का रिजर्वेशन दे दिया। इस तरह 1991 तक आरक्षण जो था उसकी टोटल 59.5% तक सीमा पहुंच चुकी थी। दोस्तों अब इन सभी आरक्षण को 1992 में एक महिला थी इंदिरा साहनी ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो निर्णय दिया था वो आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको समझते हैं। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक आधार पर जो दिया गया आरक्षण है वो रद्द होगा, मतलब कि जो ईबीसी को 10% का आरक्षण दिया गया है वो रद्द किया जाएगा। तो इस प्रकार जो 1991 में 10% आरक्षण ईबीसी को दिया गया था वो रद्द कर दिया गया। दोस्तों साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो संविधान विरोधी नहीं है, जिसका अर्थ है जाति को भारत में आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में जो सामाजिक पिछड़ापन है वही मुख्य पिछड़ापन है, अतः जो जाति हैं उन्हें आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसी में एक निर्णय दिया गया था कि जो आरक्षण की मैक्सिमम लिमिट है वो 50% से अधिक नहीं होगी, इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों मतलब इसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था कि भारत में आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं की जा सकती है किसी भी तरह से, सिर्फ कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर। दोस्तों साथ में कहा कि जो ओबीसी है उनमें जो संपन्न वर्ग हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसे क्रीमी लेयर का नाम दिया। अब आप एक बात समझिए, क्रीमी लेयर एक्चुअली में है क्या। जैसे मान लीजिए आपने दूध को देखा होगा, तो जो दूध में ऊपर मलाई की परत पड़ जाती है उसमें ही सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो ओबीसी में संपन्न वर्ग है वो है क्रीमी लेयर के समान, तो उनको आरक्षण देना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था और उसी आधार पर सरकार से कहा था कि आप कानून बनाएं कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। बाद में सरकार ने इस पर भी कानून बनाया कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन आएगा। और दोस्तों इसी इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रमोशन है नौकरियों में मिलता है उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। साथ में यह भी कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। दोस्तों लेकिन 1995 के वर्ष में संविधान का 77वां संशोधन हुआ और आर्टिकल 16 क्लास 4A जोड़ा गया, जिसमें लिख दिया गया कि राज्य एससी एवं एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है।
फिर 2005 में एक संशोधन हुआ जो था 93वां संविधान संशोधन, जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा संस्थाओं में जैसे नामांकन में प्रवेश आदि तरीके से विशेष प्रावधान कर सकता है, जो सभी संस्थाएं चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, इन सभी पर लागू होगा। लेकिन जो ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं होती हैं, माइनॉरिटी जो ये शिक्षा संस्थाएं होती हैं, उन पर ये संशोधन लागू नहीं होगा। दोस्तों फिर 2006 में एम नागराज केस एक हुआ, उसमें इन सभी मुद्दों को चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण वैध है, लेकिन सरकार को यह दिखाना पड़ेगा कि अभी भी समाज में पिछड़ापन मौजूद है, प्रतिनिधित्व जो सेवाओं में है वो अपर्याप्त है, तथा प्रमोशन में आरक्षण से जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी दक्षता प्रभावित नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने प्रारंभ से अंत तक आई होप सारा आरक्षण मुद्दा समझ लिया होगा। अब थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि इसके पक्ष तथा विपक्ष में लोग क्या कहते हैं। जो इसके विपक्ष में हैं वो कहते हैं कि संविधान समानता की बात करता है आर्टिकल 14 के तहत, पर आरक्षण तो घोर असमानता है। तो कुछ का मानना है इसमें अकुशल लोगों की भर्ती होती है, जैसे आरक्षण की वजह से तो जो कुशल लोग हैं वो बाहर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो सेवा की क्वालिटी है सर्विस की उस पर फर्क पड़ता है, और जिससे क्या होता है देश के विकास में बाधा आती है। इससे चुनाव में मूल मुद्दे विकास जैसे पीछे रह जाते हैं, और जो पार्टियां हैं वो खुद का आरक्षण के नाम पर लाभ उठाती हैं। इसके जो पक्ष में लोग हैं उनका मानना है कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, क्योंकि जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया है, जाति व्यवस्था के आधार पर विभेद किया गया है, उसकी भरपाई तो समाज को करनी ही होगी, तभी समानता आएगी। अभी भी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, जो आरक्षण से ही संभव हो पाएगा, इसलिए आरक्षण जरूरी है समाज में। दोस्तों वैसे आपके आरक्षण को लेकर क्या विचार हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन। दोस्तों स्टार्टिंग में जैसा आपसे मैंने वादा किया था कि आरक्षण कैसे प्रारंभ हुआ, आरक्षण का आधार जाति क्यों बनाया गया, मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या थी, ये सारा मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। लेकिन अंत में एक प्रश्न बचता है कि क्या आरक्षण एक मौलिक अधिकार है, मतलब ऐसा अधिकार जिसे विशेष दर्जा प्राप्त है, क्या आरक्षण सरकार खत्म कर सकती है अथवा नहीं? तो इसको भी ज़रूर आप जान लीजिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 प्रमुख डिसीजन में यह साफ स्पष्ट कर दिया कि भले ही आरक्षण भाग 3 से निकलता है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, लेकिन फिर भी आरक्षण एक फंडामेंटल राइट नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि राज्य आरक्षण देने के लिए या न देने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार जब चाहे भविष्य में इसे समाप्त कर सकती है। दोस्तों टॉपिक तो समाप्त हो गया, पर आपके मन में कुछ प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे, जैसे कि मोदी सरकार ने जो 10% का आरक्षण दिया है वो कैसे चल रहा है, जबकि इंदिरा साहनी विवाद में इसे रद्द पहले किया जा चुका है। तमिलनाडु में जो आरक्षण है उसकी सीमा 50% से अधिक है, जबकि इंदिरा साहनी विवाद में उसे भी 50% की सीमा तक तय किया गया था। तो इन सभी विषयों को मैं आपके लिए तभी लेकर आऊँगा जब आप इसके लिए मुझे आदेश देंगे। मतलब क्या हुआ, कमेंट सेक्शन में अगर आप कहेंगे तो ये सारे मुद्दे फिर से पूरी तरीके से डिटेल्ड में आपके लिए मैं बनाऊंगा, और बाकी जो आरक्षण का प्रमुख मुद्दा था वो आपके सामने मैंने डिफाइन कर दिया है। वैसे बहुत प्यार और मेहनत से यह टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आने वाले दिनों में ऐसे इंटरेस्टिंग मुद्दे इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आपका अपना चैनल दी एनालिसिस।